हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। दूसरे अध्याय में एक कहानी दी गई है, लाख की चूड़ियाँ, और इसके लेखक हैं कामतानाथ। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के अंदर ऐसी क्या खास बात है। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि उनके मामा के घर जाने का सबसे बड़ा चाव उनके लिए क्या होता? बदलू के हाथों से बने हुए रंग बिरंगे लाख की गोलियां। चाव मतलब होता है बच्चों इच्छा। हाँ, उनकी तीव्र इच्छा होती थी मामा के यहाँ जाने की। क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ बदलू काका से उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिलती थी, जो बहुत ही मनमोहक होती थी, यानी मन को मोह लेने वाली। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि वह गांव मेरे मामा का था, तो इसके हिसाब से जो भी वहाँ के लोग हैं वो सभी मेरे मामा लगेंगे, तो इस रिश्ते से बदलू भी उनका मामा लगेगा। लेकिन सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू मामा न कह करके बदलू को बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन कहने का अर्थ होता है बच्चों एक खुला जगह, घर के बीचों बीच में एक खुला जगह। तो हम सहन का अर्थ लिख सकते हैं, सहन को हम कहेंगे आंगन। क्या कहेंगे बच्चों? आंगन। तो एक बहुत बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। वृक्ष मतलब पेड़, नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाता था। भट्टी उसे कहते हैं बच्चों जिसमें आग जलता रहता है। तो बदलू क्या करता था? उस भट्टी में लाख को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी। लकड़ी की चौखट यानी छोटी सी जो चारपाई होती है लकड़ी की बैठने वाली, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सामने ही क्या रखा हुआ था? एक लकड़ी का चौखट रखा हुआ था। लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख कहने का अर्थ होता है बच्चों सलाई या धातु की छड़ होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सलाख इट मीन सलाई, या आप क्या कह सकते हैं धातु का छड़, जिसमें वह उस मुलायम लाख को डालता जाता और वह चूड़ी का आकार लेते जाता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगरियाँ रखी थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। क्या रखी हुई थी बच्चों? मुंगरी। मुंगरी मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं मुंगरी का अर्थ? मुंगरी यानी मुठियादार लकड़ी, यानी एक ऐसी लकड़ी बच्चों जो ठोकने पीटने के काम आती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। क्या करता था बच्चों? जब वह चूड़ियाँ बना लेता था तो उसे रंगता था रंग बिरंगे रंगों से। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ कर के किया करता था। मचिया किसे कहते हैं बच्चों, पता है आपको? मचिया एक छोटा सा बैठने का चौकोर टाइप का खाट होता है, उसे हम कहते हैं मचिया। तो उसके पास एक छोटा सा मचिया था जो बहुत ही पुराना था। उसी पर वह बैठ करके क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था।
जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। तो बच्चों, पहले के लोग हुक्का ज़रूर पीते थे, तो बदलू भी हुक्का पीता और अपने काम को करता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जब वह मामा के यहाँ जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसके पास बिताते थे? बदलू काका के पास, और वह उन्हें चूड़ियाँ बनाते देखते रहते। बदलू मनिहार था। बदलू कौन था बच्चों? मनिहार। मनिहार उसे कहते हैं जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा कहने का अर्थ है कि यह जो पेशा था चूड़ी बनाने का, वह पूर्वजों से चला आ रहा है। उसके दादा ने चूड़ियाँ बनाई, उसके पिता ने बनाई और फिर वह बना रहा है। तो पैतृक पेशा कहने का अर्थ होता है पुश्तैनी। देखिए, पैतृक पेशा, इसे हम पुश्तैनी भी कह सकते हैं, यानी दादा परदादा से जो काम चला आ रहा है उसे कहते हैं पुश्तैनी। ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। अब देखिए, बदलू की जो चूड़ियाँ थी वह बहुत बिकती थी, लेकिन बदलू उसे पैसों से नहीं बेचता था। अब किससे बेचता था वो देख लेते हैं। उसका अभी तक वस्तु विनिमय, देखिए क्या लिखा हुआ है, वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु। वस्तु विनिमय का क्या मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु। वह चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था, सामान से बेचता था। कोई उसे अनाज दे जाता था, कोई कुछ दे जाता था, तो वह उस बदले में चूड़ियाँ देता था। तो वस्तु विनिमय का तरीका था जो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, बहुत ही सीधा साधा इंसान था वो। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। अब शादी विवाह का अवसर होता था तो बदलू जिद पकड़ लेता। अब किस चीज़ की जिद पकड़ लेता था? जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। तो बच्चों, सारी कसर निकाल लेने का क्या अर्थ है? यानी जो भी घटा पूरा करना होता उसे वह शादियों के अवसर पर कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना यानी बड़ी मशक्क़त करना, बहुत मेहनत करना। तो लेखक कहते हैं कि जब उनके मामा की बेटी का शादी था तो किसी बात पर बदलू बिगड़ गया था। अब भाई उसको मनाने में बड़ी मेहनत लगी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो देखिए, शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या क्या लेता था? अपनी घरवाली के लिए सारे कपड़े लेता था, अपने सारे कपड़े लेता था, साथ ही अनाज भी लेता था, यानी बहुत सारी वस्तुओं का वह डिमांड करता था। और वैसे तो वह मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे देता था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन कोई अवसर हो तो वह सारी चीज़ें यानी अपनी सारी कसर पूरी कर लेता। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। चिढ़ होना यानी कि गुस्सा होना, नफ़रत होना।
तो बदलू को किस चीज़ से चिढ़ थी बच्चों? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट जाता था, यानी अंदर ही अंदर वह घुटने लगता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था, अपने मन ही कुछ कुछ बोल देता था उन्हें। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर चलती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब देखिए बदलू जो है वह मजाक में क्या कहता है कि शहर की जो महिलाएं होती हैं उनकी कलाई नाजुक होती है। नाजुक कहने का अर्थ होता है बच्चों कोमल। कहता है कि उनकी कलाई इतनी कोमल होती है कि लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में क्या आ जाएगी? मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। अब देखिए खातिर करना मतलब आव भगत करना। जैसे ही वह बदलू के यहाँ जाते थे, बदलू उनकी बहुत आव भगत करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो इस तरह से बदलू लेखक की खातिर करता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। तो देखिए सबसे अच्छा लेखक को क्या लगता था? बदलू का उनके लिए गोलियाँ बनाना। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली होना यानी कि ट्रांसफ़र हो जाना। तो लेखक के पिता की बदली जो है वह दूसरे शहर में यानी उनके मामा के घर से बहुत दूर हो गया था। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। एक लंबी अवधि कहने का अर्थ है बहुत दिनों तक वह अपने मामा के गांव नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब देखिए दोबारा लेखक कब गए अपने मामा के यहाँ? 8-10 साल बाद। तब वह बड़े हो चुके थे। अब उन्हें लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही। अब उन्हें लाख की गोलियाँ पसंद नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले कहने का अर्थ है बहुत कम, बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अब देखिए लेखक को बदलू काका की याद कैसे आई? तो जब उनके मामा की बेटी गिर गई और कांच की चूड़ियाँ उसके हाथों में चुभ गई, तब उसे बदलू काका की याद आई कि अच्छा बदलू काका तो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू कहाँ लेटा था? नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। अब देखिए 8-10 साल के बाद कोई आएगा तो कैसे पहचान पाएगा? पहले बच्चे थे, अब युवा हो गए लेखक,
तो बदलू काका उन्हें नहीं पहचान पाए। देर तक वह लेखक को देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। अब बदलू काका इतना कहने के बाद भी लेखक को नहीं पहचान पाए, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल यानी अपनी याददाश्त को वह क्या कर रहा था? ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था, वह याद कर रहा था उस समय। अतीत यानी पुराना यानी बीता हुआ, तो वह उन बीते हुए चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ ही देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। इधर उधर दृष्टि दौड़ाना यानी इधर उधर देखना, चारों तरफ देखना। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न भट्टी। लेखक कहते हैं कि जब मैंने इधर उधर देखा तो ना मुझे बदलू का मचिया यानी वह छोटा सा खाट जिस पर वो बैठता था, और ना ही वह भट्टी नजर आई जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब देखिए बदलू काका क्या कहते हैं कि अब लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते, अब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जो हैं वह लाख की चूड़ियों से ज़्यादा सुंदर हो गई है। लेखक कहते हैं लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। नाजुक यानी कोमल। नाजुक का क्या अर्थ होगा बच्चों? कोमल। तो कहता है कांच कोमल तो होगा ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। क्या कहता है बद्दू कि तुम घबराओ मत लल्ला, मुझे दम्मा नहीं है, यह फसली खांसी है। एक प्रकार की ऐसी खांसी जो मौसमी होती है, जो मौसम के अनुसार होती रहती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी खुशीपूर्वक, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा करके रखता था। अब देखिए लेखक कहते हैं कि अब लेखक को किन दिनों की याद आने लगी? उन दिनों की याद आने लगी जब बदलू काका के पास एक गाय भी होती थी और वह उसकी मलाई खाया करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक खपत में खा जाता।
एक खपत कहने का अर्थ है बच्चों एक बार में। तो बदलू काका कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक बार में इससे अधिक आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला के 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई यानी कि रुक गई। उसकी कलाइयों को देख करके लेखक की जो निगाहें थी वह कुछ क्षणों के लिए वहीं पर अटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना यानी बहुत ही सुंदर लगना। कहते हैं गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार करके भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, लेखक ने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को व्यक्त किया है, या कह सकते हैं चित्रित किया है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार से रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।